जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है कि बॉडी दैट कैन अब्जॉर्ब रेडिएशन और एमिट रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। और ये रेडिएशन जो एमिटेड होती है बाई ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है तो वो जितनी हम रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे वो तमाम एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद जब हम उस बॉडी को उस डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे हीट करेंगे, जिस टेम्परेचर उसने ही वो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो वो तमाम की तमाम अमिट कर देगी। तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई बीकर है और उसकी तमाम साइड जो है वो हम बंद कर दें और एक साइड हम उसमें कैविटी या होज जनरेट कर दें और उस कैविटी से हम रेडिएशन उसके अंदर सटाई करें, तो वो तमाम की तमाम रेडिएशन ड्यूरिंग डिफरेंट स्कैटरिंग, वो तमाम की तमाम रेडिएशन उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद जब हम उसकी सरफेस जो है वो अंदर से हम वो ब्लैक भी कर सकते हैं, जैसे कैंडल से हम किसी चीज़ की सरफेस अंदर वाली ब्लैक कर दें, तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कि उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमें उसकी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो एनर्जी है वो हमें देखना पड़ेगी। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी वो इसको भी एक्सप्लेन करने में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि तमाम की तमाम रेडिएशन जो है बॉडी की वो उसकी जो पीक ऑफ इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उसके एटम वाइब्रेट करते हैं, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसके बाद उसने कहा वो क्लासिकल मैकेनिक्स आती है कि तमाम की तमाम जो एनर्जी रिलीज़ करेंगी तो वो जो एनर्जी रिलीज़ है उसकी सेम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट हीट करते हैं तो जैसे जैसे हम डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एनर्जी की वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है। तो जैसे ये स्पेक्ट्रम में देखें कि पहले ही उसने जो पीक है वो 2000 केल्विन तक हीट किया तो ये उसकी पीक बनी है, पहला स्पेक्ट्रम है। तो उसकी जो पीक ऑफ इंटेंसिटी है वो 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रही है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो जो पीक ऑफ द इंटेंसिटी या एनर्जी है वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ, मीन 1 से 0 की तरफ आ गया। अगर हम और इसको 4000 पे हीट करते हैं केल्विन पे, तो जो थर्ड पीक रेड कलर की आ रही है वो और शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द ओरिजिन 0 की तरफ, मीन 1 से और अवे शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो जो कहती थी कि तमाम की तमाम बॉडी जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें देखें कि स्टीफन्स लॉ, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो सबसे पहला जो लॉ वो स्टीफन लॉ है। वो क्या कहता है कि टोटल रेडिएशन एमिटेड जो पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी होती हैं या एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, उसके आई टी इंटेंसिटी, रेडिएटिंग इंटेंसिटी भी कहते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी, और वो किसके इक्वल होती है, आई ऑफ टी। आई इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम 2000 से 3000, 3000 से 4000 केल्विन तक हीट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा टी की 4 की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 5.678 10 पावर -8 वेबर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। ठीक है। तो ऑर्डनरी हार्ट ऑब्जेक्ट जो है रेडिएट लेस एफिशिएंटली देन डज कैविटी रेडिएटर। तो दिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बाय जनरेटिंग इट इनटू द फॉर्म के आई टी इज इक्वल टू ई सिग्मा टी की 4। यहाँ पे ई जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसको अमिसिविटी कहते हैं। कमिसिविटी मीन कि जो रेडिएशन एमिट होती हैं, कमिसिविटी इज द मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू एमिट इंफ्रारेड एनर्जी फ्रॉम द मटीरियल सरफेस फॉर ए कैविटी रेडिएटर। तो ई जो होता है वो 1 होता है, और फॉर सरफेस अदर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की उसमें ई लेस देन 1 होता है, और ऑलमोस्ट ऑलवेज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है जो आई होता है। तो उसके बाद हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर, या लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कांस्टेंट वैल्यू।
द पीक ऑफ द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू ए शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीज, जो हमने अभी स्पेक्ट्रम में देखा है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ जो वो शिफ्ट टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। तो इसका मतलब है ये लैम्डा मैक्सिमम इज कॉल्ड द पीक ऑफ इंटेंसिटी, और इसके दरम्यान और टेम्परेचर के दरम्यान इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम टी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 2.898 10⁻³ ठीक है, और मीटर per meter into Kelvin. Lambda maximum wavelength at which curve peak and T is absolute temperature surface of the object emitting the radiation. The wavelength at which curve peak is inversely proportional to absolute temperature. This is the temperature increase. The peak is displaced to a shorter wavelength. और ये जो इक्वेशन लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई टी इज इक्वल कांस्टेंट, इससे हम स्टार्स के जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दैट इज कॉल्ड रेले जीन्स लॉ। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम अगर हम डिफाइन करना चाहें, आई विच इज फंक्शन ऑफ लैम्डा टी टू द इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया मीटर, द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज नोन एज रेले जीन्स लॉ। और आई इंटू लैम्डा ऑफ टी इज इक्वल 2πc/kBt ओवर लैम्डा T4। यहाँ पे 2π कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लैम्डा 4 इज ए वेवलेंथ की फोर्थ पावर है। ठीक है, तो एट लॉन्ग वेवलेंथ द रेले जीन्स लॉ इज in reasonable agreement with the experimental data but shorter wavelength major disagreement appears। तो जो रेले जीन्स लॉ है ये लॉन्गर वेवलेंथ पे एप्लीकेबल है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एज लैम्डा अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे लैम्डा ज़ीरो पे अप्रोच करेगा तो जो इंटेंसिटी होगी वो भी ज़ीरो, समथिंग ओवर ज़ीरो, तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जैसे लैम्डा अप्रोचेस टू ज़ीरो करेगा तो जो आपकी इंटेंसिटी है जिसको हम आई का है रेडिएशन इंटेंसिटी पर यूनिट रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया जिसको हमने कहा है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हैंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी नॉट ओनली शॉर्टर वेवलेंथ predominate black body radiation but also energy emitted by black body should become infinite in the limit of zero wavelength। के जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है वही प्रीडोमिनेट नहीं होती, बल्कि एनर्जी एमिटेड जो ब्लैक बॉडी तो वो भी इनफाइनाइट हो जाती है अगर हम ज़ीरो वेवलेंथ करते हैं। ठीक है, कि ना इंटेंसिटी बल्कि एनर्जी जो एमिटेड होती है वो भी इनफाइनाइट हो जाती है। इन कंट्रास्ट टू दिस प्रडिक्शन, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो शो करता है कि लैम्डा अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब लैम्डा अप्रोचेस ज़ीरो करेगा तो आई लैम्डा ऑफ टी आल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, तो दिस मिसमैच ऑफ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट वाज सो डिस्कॉर्डिंग दैट साइंटिस्ट कॉल्ड इट अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ का। तो कैटास्ट्रोफ मीन इनफाइनाइट एनर्जी अकर्स एट वेवलेंथ अप्रोचेस टू जीरो। कि इनफाइनाइट एनर्जी कब होगी कि जब आपकी वेवलेंथ जीरो होगी। द वर्ड अल्ट्रावायलेट वाज अप्लाइड बिकॉज अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ आर शॉर्टर वेवलेंथ। तो उसके बाद है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो मैक्स प्लैंक जो है उसने प्रपोज किया एक फार्मूला कि जो तमाम रेडिएशन जो हैं उसकी जो वेवलेंथ थी उसको डिफाइन करता था। प्रीवियस जितनी भी थ्योरी थी वो ये बताती थी कि जो रेडिएशन है अमिट होती है या एक्सचेंज होती है पार्टिकल में कैविटी से, वो कंटिन्यूस वे में है। लेकिन प्लैंक्स ने कहा कि रेडिएशन जो अमिटेड होती है बाई ब्लैक बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है या अमिट करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मैनर में क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी वो अमिट करता है या ऑब्जर्व करता है। तो इसका मतलब है कि rather than continuously he absorb quanta continue। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ई प्रोपोर्शनल एफ, तो प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो एच आता है, एच इज प्लांक्स कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻³ जूल सेकंड होती है। तो प्लैंक जो है उसने एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट की। उस एक्सप्रेशन के मुताबिक कि आई लैम्डा ऑफ टी आई इज इंटेंसिटी रेडिएंट इंटेंसिटी के पावर रेडिएटर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू पाई सी का स्क्वायर लैम्डा की पावर 5 इंटू ई रेज पावर एच सी ओवर लैम्डा के बी टी -1। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन इंक्लूड है उसमें जो पैरामीटर एच है विच इज प्लैंक्स एडजस्ट सो दिस कर्व दैट मैच द एक्सपेरिमेंट डाटा ऑल द वेवलेंथ के उसने इस कर्व को ये जो डाटा इसको इस तरह से एडजस्ट किया प्लैंक्स कांस्टेंट को कि तमाम वेवलेंथ पे ये एप्लीकेबल है। तो वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है,
तो it is fundamental constant of nature. At long wavelength, above equation reduced to Rayleigh's expression, and short wavelength, it predict experimental decrease in IT, which decrease in wavelength in agreement with the experimental result. तो इसका मतलब है कि जो रेले जीन्स लॉ है वो हायर वेवलेंथ पे एप्लीकेबल है, जबकि जो दूसरा है वो प्लैंक्स लॉ ये लोअर वेवलेंथ पे। तो इसके हम देख के नेक्स्ट देखते हैं कोई कि किस तरह से ये हायर लेवल पे फिट होता है।